आज हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव को समझेंगे। बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपूर्व का अर्थ क्या है। अपूर्व का अर्थ है अनूठा, अद्भुत, और अनुभव का अर्थ है काम की जानकारी या तजुर्बा और प्रत्यक्ष ज्ञान, जो काम हमने करके अपना अनुभव लिया है। तो इस पाठ का अर्थ हम समझ गए हैं। इस पाठ की लेखिका है तेत्सुको कुरिया नागी जी। आपका जन्म 9 अगस्त सन 1933 को हुआ था। बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाठ है ये एक विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि से जुड़ा हुआ है, तोतो चांद जिसका नाम है। और ये जो एक पाठशाला ऐसी होती थी जिसमें लेखिका जी ने भी अध्ययन किया है, उस पाठशाला में जो कक्षाएं होती थी वो रेल के डिब्बे होते थे। और जो गेट होता था, गेट वो किसका होता था? बड़े बड़े पेड़ों वाला जो जड़ रहती थी उनके पेड़ों से गेट बनता था। और शाखा जो रहती थी, ब्रांचेस, जो पेड़ों की ब्रांचेस जो रहती थी, वो बच्चों के खेलने के कोने हुआ करते थे। और इस अनोखे स्कूल में लेखिका जी भी पढ़ी हैं। तो आइए हम इस पाठ को अच्छे से समझते हैं। बेटा ये है तोतो चान, और ये एक बच्ची है, और ये जापान के उसी स्कूल में पढ़ती है जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तोमोय में हर एक बच्चा एक बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने के लिए पेड़ मानता है। तोतो चांद का जो पेड़ है वो एक मैदान में है और बाहरी हिस्से में है, और वहां से बहुत सुंदर नजारा दूर से दिखता है। और जो तोतो चांद का जो पेड़ है उसकी ब्रांच जो है, उसकी जो शाखा है, द्विशाखा बनी हुई है। मतलब जो पेड़ की शाखा है वो ऐसे वी शेप में है, वो और झूले के समान वो बन जाती है। और जब भी तोतो चांद को टाइम मिलता है, ब्रेक होती है, जब भी फ्री ऐसा उसको स्कूल में टाइम मिलता है, तो वो अपने उस पेड़ पर आके बैठ जाती है। उसको उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यासुकी चांद, और ये सिर्फ 1 वर्ष बड़ा है तोतो चांद से, और ये भी उसी पाठशाला में पढ़ता है। लेकिन इस बच्चे को पोलियो है, इसलिए इसकी कोई भी अपनी निजी संपत्ति, मतलब उसका कोई भी एक पेड़ जो है, हर बच्चा एक निजी संपत्ति मानता है उस पेड़ को, वो नहीं है, क्योंकि वो बच्चा चढ़ नहीं सकता। लेकिन एक दिन जब वो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन के बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा सा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद को मिलना था, और ये भेद किसी को नहीं पता था। वो दोनों बच्चे गर्मियों की छुट्टी के बाद मिलना चाहते थे। और क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि जो तोतो चांद थी उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। और ये बात का पता किसी को भी नहीं था, ना तो बच्ची के पेरेंट्स को और ना ही उस बच्चे के पेरेंट्स को। लेकिन वो दोनों एक जगह मिलते हैं और फिर क्या करते हैं हम आगे समझेंगे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और बड़ा महान साहस भरा दिन था, क्योंकि इस दिन तोतो चांद ने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। ये बात कोई भी बड़ा घर का सदस्य नहीं जानता था। अगर जानता होता तो बहुत डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चांद झूठ बोल रही थी, और उसने बताया कि वो डेनेन चोफू जा रही है। उसने माँ की आंखों में देखा नहीं, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। और अपना एक मित्र जिसका नाम था रॉकी, रॉकी को वो अपने साथ ले गई स्टेशन तक। लेकिन रास्ते में जाते जाते उससे रहा ही नहीं गया, और उसने ये बात रॉकी को बता ही दी कि यासुकी चांद आज मेरे पेड़ पर चढ़ेगा। गर्मियों की छुट्टी के कारण सारा वातावरण सूना पड़ा था। दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को देखा, और वह बहुत उत्तेजित थी कि आज
ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। बहुत उत्साह भरा था दोनों के मन में, और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा ठिठियाकर हंसने लगे। अब तो चांद पहले से ही रात को उसने पूरी तैयार मतलब प्लानिंग कर ली थी कि मैं वहां जाके क्या करूंगी। वह वहां पे गई और उसने चौकीदार की छप्पर की ओर गई और वहां से उसने सीढ़ियां उठाकर लाई, जो सीढ़ी उसके ब्रांच के जो पेड़ था उसकी ब्रांच तक पहुंचती थी, और वो खुद कुर्सी से उस पेड़ पर चढ़ गई। और जैसे ही वो चढ़ी उसने उसको पुकारा, ठीक से अब चढ़ने वाली सीढ़ी पर आओ और ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद जो था वो घबराने लगा। उसके हाथ पैर बहुत कमजोर थे और बिना सहारे के वो चढ़ नहीं पा सकता था। तो चांद नीचे उतर आई और उसने पीछे से उसको धक्याने लगी, मतलब पीछे से सपोर्ट करके उसको धक्का देने लगी ताकि वो उसके पेड़ पर चढ़ जाए। लेकिन तो चांद भी छोटी थी, उसकी छोटी छोटी नाजुक सी उंगलियां, और वो हताश हो गई, निराश हो गई। वो थोड़ा सा दुखी हो गई कि मैं इसको नहीं चढ़ा पा रही हूँ, सपोर्ट नहीं दे पा रही हूँ। जितना कि उसने सोचा था ये काम बहुत आसान है, बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन इतना सपोर्ट देने के बाद भी और कोशिश करने के बाद भी वो उसको नहीं चढ़ा पा रही थी। वो बहुत उदास होकर सोच में डूब गई। दोनों बच्चे बड़े उत्साहित थे ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहे थे। उनकी हार्दिक इच्छा तो थी और उत्साह भी था, और दोनों का चेहरा उदास हो गया। इतने में जो तोतो थी उसका उसने उसको हंसाने के लिए, यासुकी चांद को हंसाने के लिए अपना गाल फुलाया और तरह तरह का से चेहरे बनाकर हंसाने लगी। वो चाह रही थी कि ये निराश ना होए, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर से चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी कि किस चीज से मैं जुगाड़ लगा लूं और इसको वहां पे ऊपर चढ़ा दूं। और आखिरकार उसे तिपाही वाली सीढ़ी मिल गई। तिपाही मतलब 3 पैरों वाली, जिससे सपोर्ट नहीं देना पड़ता, पकड़ना नहीं पड़ता। वो ऐसी टिक जाती है दोनों तरफ से कि अपने आप ही अपन उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वो ऊपर चढ़ गई और उसने वहां से आवाज लगाई यासुकी चांद को कि देखो, डरना नहीं। ऐसी आवाज लगा रही थी जैसे कोई बड़ी बहन हो और उसे बहुत हिम्मत और साहस दे रही है। क्या हुआ आगे, यासुकी चांद घबराकर तिपाही और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर उसने देखा। काफी पसीना आ रहा था, बहुत डर रहा था यासुकी चांद। उसे लग रहा था वह कैसे चढ़ेगा, और उसने निश्चय किया कि वह चढ़ कर रहेगा। उन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा। मतलब वो कोशिश करने में लगे थे, और ऊपर से सूरज भी बहुत तेज था, बहुत तेज गर्मी हो रही थी। दोनों बहुत ध्यान से और एक एक स्टेप, एक एक पैर रखने में सिर से सहारा दे रही है, कहीं पीछे से धक्का लगा रही है। बेचारा जो बच्चा था यासुकी चांद, वो कोशिश करता, एक पैर रखता, फिर फिसल जाता, फिर दूसरा पैर रखता। ऐसे करते करते, बहुत कोशिश करते करते पूरी शक्ति से दोनों जूझ रहे थे। और आखिर क्या हुआ, हुर्रे की आवाज आई और देखा कि वो ऊपर पहुंच गया था। लेकिन उसको अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों बेकार लगने लगी? क्योंकि तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर, मतलब वो जो डबल ब्रांच थी, उस पे पहुंच गई। पर यासुकी चांद सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब बच्ची तो चढ़ गई, लेकिन वो पहुंच गया ऊपर। अब जंप करके उसके द्विशाखा पर जो डबल ब्रांच थी उस पर कैसे पहुंचे? उनको लगा इतनी मेहनत की हमने, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया, हम कैसे ऊपर बैठाऊं मैं इसको। वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसी पर बैठने के बाद तो पूरा नजारा दिखना था। सीढ़ी को थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा यासुकी चांद, और तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तोतो चांद जो है वो
रो देगी, क्योंकि उसने चाहा था कि पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें वो यासुकी चांद को दिखाएगी। पर वह रोई नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसे डर था कि रोने पर यासुकी चांद भी रोने लगेगा, इसलिए उसने बिल्कुल नहीं रोई। और यासुकी चांद का जो पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में उसने थाम लिया। जो उसका हाथ था, पोलियो से ग्रसित हाथ, थोड़ा सा उसको अपने हाथ में थामा, और खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियों में लंबी। उसकी उंगलियां जो थी तोतो चांद की थोड़ी सी लंबी थी, और देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचने अगर कोई दूसरा देख लेता तो जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि ऐसा लग रहा था इतना खतरनाक काम वो कर रही, कहीं वो बच्चा गिर जाता इतने 6 फीट की ऊंचाई से तो क्या होता, अगर कोई देखता तो चीख उठता। पर सच में वो जोखिम उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, और यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि तोतो चांद एक बहादुर लड़की है, और उसने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, और बीच बीच में छाया करके धीरे धीरे कड़कती धूप से भी थोड़ी सी छाया आ रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, मतलब वो लोग पहुंच गए ऊपर। पूरी कोशिश उनकी कामयाबी हुई, और पूरे पसीने से तरबतर थे। उनका चेहरा जो था वो पसीने से पूरा झुलस गया था। और उसने बोला ऊपर जाकर कि मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। और जैसा कि वहां पे उसकी प्रथा है, उसने उससे पूछा कि मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ क्या, और ऐसा पूछने के बाद उसने वेलकम किया, और वो दोनों अपने पेड़ पर पहुंच गए। और जैसे ही वो लोग उस डाल पर पहुंचे, उनका कुछ सुकून ही अलग था, खुशी ही अलग थी, और दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और वाकई किया था। और वे बहुत देर तक पेड़ पे बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे। और फिर उसके बाद यासुकी चांद ने बड़े उमंग से बताया कि मेरी बहन अमेरिका में है, और वहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, टेलीविजन। और मेरी बहन कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सूमो की कुश्ती देख सकेंगे। और इतने में तोतो चांद ने कहा कि टेलीविजन तो एक डब्बे का सामान होता है। तोतो चांद जो थी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि यासुकी चांद के लिए, जो बेचारा चल भी नहीं सकता और कहीं दूर नहीं जा सकता, उसके लिए घर बैठे बैठे ये चीजें देख लेने से क्या अर्थ होगा। और वे ये भी सोच रही थी, वो तो बच्ची थी, और किसी ने उस समय में टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, तो वो ये सोच रही थी कि इतना बड़ा सूमो पहलवान कैसे समा जाएगा इतने छोटे से टेलीविजन के डब्बे में। ये सब बातें सोचकर वो बड़ी हैरान हो रही थी। उनकी ये सारी बातों से वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ मानो गीत गा रहा, वो जो पेड़ था जिसपे बच्चे बैठे, ऐसा लग रहा था वो पेड़ जैसे गीत गा रहा हो। दोनों बेहद खुश थे, और यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि इसके बाद वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। और इस प्रकार बेटा ये कहानी अपूर्व अनुभव जो आपने समझी, ये इस तरीके की थी। और एक छोटे बच्चे जो कि ऐसी पाठशाला में पढ़ते हैं, और अपनी बहुत ऐसी कोशिश उन्होंने करके इस अचंभित काम को किया, और बड़े उत्साहित हुए। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन मैं एक छोटी सी सीख देना चाहती हूँ कि कभी भी हमको ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जो किसी को हम बिना बताए इतनी रिस्क भरा काम हम करते हैं। कभी भी कुछ काम हम जब करते हैं तो किसी बड़े को अपने साथ में रखना चाहिए।